Hello, welcome to Threshold Academy's YouTube चैनल। डियर एस्पिरेंट्स, मॉडर्न हिस्ट्री की फ्री लेक्चर सीरीज चल रही हैं। अभी तक हमारे 26 लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारा 27वां लेक्चर है। ठीक है, लास्ट जो लेक्चर हुआ था उसमें ऑडियो के कुछ इश्यूज हो गए थे। ठीक है, उसकी वजह से उसके कुछ जो प्राइम टॉपिक्स हैं, प्राइम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो मैं आज आपको फिर से डिस्कस कर रहा हूँ और कुछ नए टॉपिक्स भी आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो कर रहे थे हम कि जो यूरोपियंस जो भारत आए हैं, ठीक है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ठीक है, कि किस तरह से जो यूरोपियंस हैं जो भारत आए हैं, सबसे पहले कौन आए और उसके बाद कौन आए, और यूरोपियंस जो हैं आपस में भारत में या ईस्ट में ट्रेड को लेकर के किस तरह से आपस में जो हैं वो उनकी लड़ाइयाँ हुई और फाइनली ब्रिटेन जो है उसकी सुपरमेसी हुई। ठीक है, उस टॉपिक को हम जो है कल देख रहे थे। उसी टॉपिक को कुछ की पॉइंट्स फिर से जो हैं आपके लिए, और साथ में उसके बाद हम डच और डेन्स आज के इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको कल पढ़ाया था, ठीक है, इंडिया का एक हल्का सा मैप हमने आपको प्रयास किया था कि हम इसको बना पाएँ। और ये इंडिया है, ये आपके इधर जो है वेस्ट एशिया है, अरेबियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ जो हैं आपके इस तरफ, यहाँ आपका अफ्रीका है। अफ्रीका में, अफ्रीका से ऊपर यदि आप जाएंगे यहाँ पे मेडिटेरियन सी के ऊपर आपको पुर्तगाल, स्पेन और यहाँ ऊपर की यूरोपियन कंट्रीज़ मिलेगी। ठीक है, थोड़ा सा वर्ल्ड मैप अगर आइडिया हो तो उस मैप की सहायता से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंडिया में अगर आप यहाँ देखेंगे, ये वाला जो पोर्शन है ये इंडियन ओशियन का पोर्शन है, हिंद महासागर है। अफ्रीका में इस तरफ आप जाएंगे ये अटलांटिक ओशियन है। और इधर भी अगर आप यहाँ पे पुर्तगाल और इसके ईस्ट में जाएंगे, यहाँ पे आपका अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, ठीक है, एक बार आपको समझा दें कि ये क्या है। ये इंडिया है, और इंडिया है ये आपका वेस्ट एशिया है। यहाँ आपको अफ़गानिस्तान, ईरान और तुर्की और इधर आपको, ठीक है, यूएई वगैरह जो कंट्रीज़ हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। और यहाँ फिर जा करके तुर्की के बाद आपको कहाँ जाते हैं, आप यूरोप में जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में, जहाँ आपको जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, फिनलैंड, ब्रिटेन और दूसरी कंट्रीज़ नीदरलैंड, डेनमार्क आपको कंट्रीज़ मिलेंगी। ठीक है, इस मैप को बनाने के पीछे मेरा मकसद क्या है, दो की पॉइंट्स आपको पहले शो कर लेता हूँ। ये साउथ अफ्रीका है, यहाँ पर है केप ऑफ गुड होप, यहाँ पर क्या है, केप ऑफ गुड होप। और इंडिया में यहाँ एक प्रोमिनेंट प्लेस है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कोचीन। क्या बोलते हैं? कोचीन। ठीक है, नाउ इट इज जो है इसका जो पॉपुलर नेम है वो क्या है, कोझिकोडे। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की, किस तरह से यूरोपियन जो हैं भारत आए, इसका भारत जो है क्यों अट्रैक्ट हुए हैं, ट्रेड की वजह से, व्यापार की वजह से। ठीक है, लगभग 1300 और 1400 के समय जो भारत हैं, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा जो मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, इसका ट्रेड जो है यहाँ से होता था। ठीक है, दूसरी चीज़ों का भी ट्रेड होता है भारत से, परंतु भारत से जो व्यापार है वो सी रूट के माध्यम से नहीं होता था, क्योंकि सी रूट तो समुद्र के रास्ते जो जो रास्ता है, जो व्यापारिक गतिविधियां हैं, जब समुद्र के रास्ते रास्ता ही नहीं खोजा गया था, समुद्र के रास्ते जो व्यापार संभव नहीं था। ठीक है, इंडिया का जो व्यापार होता था वो होता था यहाँ पे जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, और यहाँ जो है साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ में ये जो है मेन लैंड यानी कि लैंड के थ्रू ट्रेड होता था। भारत से जो है यहाँ के अरब के जो व्यापारी हैं, या इधर इजिप्ट, इराक, ईरान के जो व्यापारी हैं, वो भारत से सामान को जो है खरीद के ले जाते थे लैंड रूट के माध्यम से, कहाँ पर, अपने देशों में, और वहाँ से सामान को जो है फिर लैंड रूट के माध्यम से कहाँ ले जाते थे बेचने के लिए, यूरोपियंस कंट्रीज में। ठीक है, लैंड रूट की होने की वजह से जो जो कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है, वो सामान की अत्यधिक हो जाती थी। भारत से फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी हो और यूरोप में पहुँचते पहुँचते उसकी कीमत कितनी हो जाती थी, 1000 रुपये। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है बहुत अधिक होती थी। ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉफिट भी कमाना होता था जो ट्रेडर्स हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि ट्रेड जो है क्या हो रहा है, लैंड के थ्रू हो रहा था।
ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से ही हो रहा है, चाहे वो गाड़ियों के माध्यम से हो रहा है, ट्रेन के माध्यम से हो रहा है, या जो एनिमल्स हैं, ठीक है, चाहे घोड़े, खच्चर या जो दूसरे ऊंट वगैरह के माध्यम से जो है यहाँ से सामान को ले जाया जाता था। ठीक है, अब क्या हुआ है, यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ टॉपिक कि सबसे पहले यहाँ पे पुर्तगाली हैं, पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाल यहाँ है, अफ्रीका से ऊपर जो है यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी के ऊपर जो है यहाँ पे पुर्तगाल और स्पेन 2 कंट्रीज़ हैं, उसके ऊपर आपको जो है फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और ऊपर को ब्रिटेन वगैरह आपको यूरोपियन कंट्रीज़ मिलेंगी। ठीक है, ये जो समय है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि पहले यूरोपियंस जो भारत आए थे, जिन्होंने सी रूट को एक्सप्लोर किया था, जिसने समुद्र के रास्ते भारत के लिए जो सी रूट है उसको एक्सप्लोर किया था और ट्रेड को बढ़ावा दिया था, वो थे पुर्तगाली। इसलिए पहला ही टॉपिक जो है हम क्या डिस्कस करते हैं कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में सबसे पहला टॉपिक कौन है, पुर्तगाली। इस टॉपिक में मैंने आपको कल पढ़ाने की कोशिश की थी कि पुर्तगालियों में एक पहला शासक था जिसका नाम था प्रिंस हेनरी, ठीक है, 1398 से लेकर के 1460 तक इसका शासन था पुर्तगाल में। ये पुर्तगाल का राजा था प्रिंस हेनरी। इसने जो है अपने व्यापारियों को क्या कहा था कि दुनिया के दूसरे देशों में जो सी रूट हैं उनको एक्सप्लोर करो और जो ट्रेड है उसको सी रूट के माध्यम से, समुद्र के रास्ते से जो ट्रेडिंग है उसको बढ़ावा दो, क्योंकि ज़मीन के थ्रू यदि आप जहाँ व्यापार करते हैं उससे क्या होता है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो भारी है। यदि आप दूसरे देशों के लिए, खास तौर पे जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इंडिया है, इंडोनेशिया है, ईस्टर्न कंट्रीज़ में यदि आप व्यापार करना चाहते हैं वहाँ से, तो जो सी रूट हैं उसको एक्सप्लोर करो। ठीक है, समुद्र के रास्ते से जब आपके शिप्स जाएंगे और वहाँ से बहुत सारा सामान लेके आएंगे और यहाँ यूरोप की मार्केट में बेचेंगे तो आपको अत्यधिक मुनाफा होगा। ठीक है, हालांकि प्रिंस हेनरी के समय में कोई भी पुर्तगाली जो है भारत तक नहीं पहुंच पाया, परंतु इसकी ये सोच थी, इसलिए इसको क्या बोला गया है, दी नेविगेटर बोला गया है इसको, द नेविगेटर। ठीक है, प्रिंस हेनरी के बाद अगला एक पुर्तगाली जो शासक हुआ है जिसका नाम था किंग जॉन द्वितीय के समय एक समुद्री व्यापारी था, ठीक है, जिसका नाम था बार्थोलोमेव डाइस। ठीक है, ये बार्थोलोमेव डाइस जो हैं पुर्तगाल से आया था और समुद्र का जहाज लेकर के केप ऑफ गुड होप को क्रॉस कर लिया था यहाँ पे साउथ अफ्रीका से, और इंडिया की तरफ जो इंडियन ओशन में चल पड़ा था। परंतु यहाँ पे इसका सामना किससे हुआ है, स्टॉर्म से, समुद्री तूफान से। ठीक है, फिर इसको जो है वापस जाना पड़ा, ये जो है भारत तक नहीं पहुंच पाया है। इसलिए केप ऑफ गुड होप को किसने केप ऑफ स्टॉर्म्स कहा था, वो कहा था बार्थोलोमेव डाइस। वो भारत आना चाह रहा था उस समुद्री रूट में, ऊपर से नॉर्थ अटलांटिक से साउथ अटलांटिक होते साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप को क्रॉस कर लिया था, परंतु यहाँ से वापस जाना पड़ा तूफान की वजह से। तो ये क्वेश्चन आता है कि केप ऑफ गुड होप को केप ऑफ स्टॉर्म्स किसने कहा। ठीक है, बार्थोलोमेव डाइस, ये किंग जॉन द्वितीय के समय एक समुद्री व्यापारी हैं जो भारत आना चाह रहा था, सी रूट को एक्सप्लोर करना चाह रहा था। अगला पॉइंट जो है मैंने आपके लिए जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था वो है किंग इमैनुअल। ठीक है, ये पुर्तगाल के शासक हैं। पुर्तगाल के जो शासक हैं वो अपने व्यापारियों को सी रूट को एक्सप्लोर करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। किंग इमैनुअल के समय फाइनली जो है वो व्यक्ति हैं पुर्तगाल के समुद्री व्यापारी हैं जिनका नाम है वास्को डी गामा। ये जो हैं 3 शिप्स लेकर के, 3 जहाज लेकर के निकले थे पुर्तगाल से, केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करके कहाँ पहुंच गए हैं, भारत में वेस्टर्न कोस्ट में कोचीन में पहुंचे हैं। कब, मई 1498 को। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है कि पहला यूरोपियन जिसने सी रूट को, यूरोप और इंडिया के बीच का जो समुद्र का जो रास्ता है उसको एक्सप्लोर किया था, वो कौन था, वास्को डी गामा। ठीक है, कहाँ का निवासी था, पुर्तगाल का एक समुद्री व्यापारी था।
3 शिप्स लेकर के आया था ये। और भारत में सबसे पहले ये कहाँ पहुंचे हैं, यहाँ केरला के कोस्ट में कोचीन में पहुंचे हैं। कब? मई 17 1498 को। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वास्को डी गामा के साथ जो मेन जो एक व्यक्ति था, एक गुजराती जो है व्यापारी था, जिसका नाम था अब्दुल माजिद। क्या नाम था उसका? अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद जो हैं एक प्रोमिनेंट व्यक्ति हैं, जिसने वास्को डी गामा की सहायता की थी इस सी रूट को एक्सप्लोर करने के लिए। वास्को डी गामा के साथ अब्दुल माजिद जो है एक गुजराती हैं, ठीक, इसको क्या बोला गया है? पथ प्रदर्शक। इसने जो है रास्ता दिखाया है वास्को डी गामा को। कितने शिप्स लेके आए हैं? 3 शिप्स, ठीक है। जब ये भारत पहुंचे हैं, कोचीन पहुंचे हैं, तो स्थानीय शासकों के साथ वास्को डी गामा ने जो है बेहतर संबंध बनाए, और यहाँ से कुछ देर समय रुकने के बाद यहाँ से जो है 3 शिप्स जो हैं भारत से सामान लेके गया है, और सी रूट के माध्यम से कहाँ पहुंचा है? पुर्तगाल। और पुर्तगाल में पहुंचने पर यूरोप की कंट्रीज में उस सामान को जो है अत्यधिक मुनाफे पे कमाया, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ से कोई सामान जा रहा है 100 रुपये का, फॉर एग्जांपल, वो यहाँ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है लैंड के माध्यम से अधिक है, तो 1000 रुपये पहुँच रहा था। अब समुद्र के रास्ते से मान लो वही 100 रुपये का सामान लाया है, तो कितना ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा, ठीक है, समुद्र में, शिप में, ठीक है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये लगा होगा फॉर एग्जाम्पल। तो अगर वो यूरोप की मार्केट में उसको 900 रुपये में भी बेच रहा है, तब भी उसको 700 रुपये का फ़ायदा हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल की सहायता हमसे आपको बता रहे हैं कि ऐसा है। तो इस तरह से इन पुर्तगीज व्यापारी, जो कि पहला वास्को डी गामा यहाँ आया था, उसने यूरोप की मार्केट में जब वो 3 शिप्स जो सामान लेके गया था यहाँ से, उसने एक मुनाफा कमाया। उसके बाद 1500 में एक अन्य 1500 एडी में, 1498 में तो ये आया था ना, 1500 एडी में जो है एक अन्य पुर्तगीज व्यापारी जो है भारत के लिए आया है इस सी रूट के माध्यम से, ठीक है। कैसे है ये सी रूट, ठीक है। मैप अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है, नहीं है तो एक बार मैप देख लेना कि यहाँ ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, इसके इस तरफ को आपका अटलांटिक ओशियन है, यहाँ नीचे आपको अफ्रीका है। केप ऑफ गुड होप होने के बाद जब आप इधर आते हैं, ये हिंद महासागर है। हिंद महासागर में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? फिर बाद में अरेबियन सी में यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? इंडिया में आपको जो मेन पॉइंट है जहाँ पे ये व्यापारी आए थे वो है कोचीन, ठीक है। 1500 में जो दूसरा जो व्यापारी आया था वहां से, उसका नाम था पेड्रो एल्वारस कैब्रल, ठीक है। पेड्रो एल्वारस कैब्रल, ये जो हैं एक व्यापारी हैं, समुद्री व्यापारी हैं, अपने शिप लेकर के जो है यहाँ पहुँचा है इंडिया में। कहाँ पहुँचा है? कोचीन में, ठीक है। अच्छा, जो इस वीडियो को स्टूडेंट देख रहे हैं, ऐसा ना सोचें कि केवल पिछला ही है इस वीडियो में, कि जो लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक हुआ था वही है। इस वीडियो में उस लेक्चर का कुछ क्रक्स हैं, और उसके साथ साथ इसमें 2 टॉपिक्स में आज और कवर कर रहा हूँ इसी लेक्चर में, वो है डच और डेन्स, ठीक है। तो इस लेक्चर को पूरा आप देखिए, पूरा समझिए। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में, ठीक है, 5 यूरोपियंस का हम जिक्र करते हैं। सबसे पहले जो है पुर्तगीज़ आए थे, फिर जो हैं डच आए थे, फिर इंग्लिश आए थे, फिर डेन्स आए थे, फिर फ्रेंच आए थे, और बाद में जो है आपसी विवाद इनका रहा, युद्ध रहे। फाइनल जो हैं ब्रिटिशर्स जो हैं मर्ज होके निकले हैं, और उनका लंबे समय तक जो है भारत में रूल रहा, ठीक है। तो इस क्लास में, इस लेक्चर में हम आपका पुर्तगीज, जो कि पिछले दिन मैंने कराया था, उसका रिवीजन है, साथ में डच और डेन्स का टॉपिक मैं आपके लिए करा रहा हूँ, ठीक है। सेकंड जो पुर्तगीज हैं जो भारत आए थे, उनका नाम था पेड्रो एल्वारेस कैब्रल, ठीक है। यदि आप वर्ल्ड मैप में जाएंगे तो इधर जो है ये वाला जो इलाका है ना, अटलांटिक ओशियन का जो वेस्टर्न साइड है, यहाँ पे आपको क्या मिलता है कि साउथ अमेरिका, और यहाँ एक देश है ब्राज़ील। पेड्रो जब चला था, ठीक है, क्योंकि उसको भी रास्ता मालूम नहीं है, ठीक है, पहले जो है यहाँ से जब ये चला, ये कहाँ पहुँच गया? इस साइड पहुँच गया। और इसने जो है पेड्रो एल्वारेस कैब्रल जब भारत आ रहा था 1500 में अपने शिप के साथ, ठीक है, भारत से व्यापार करने के लिए, तो ये पहले कहाँ चले गया था? इस साइड। और इसने यहाँ 1500 में किसकी खोज की थी? ब्राज़ील की। फिर ये यहाँ से निकला है केप ऑफ गुड होप करके, फिर जो है इंडिया पहुँचा है, और कोचीन में ये पहुँचा है, ठीक है। और पेड्रो वो व्यक्ति हैं जिसने कोचीन में सितंबर 1500 में
पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी। फर्स्ट पुर्तगीज फैक्ट्री इन इंडिया कब लगी हैं? 1500 एडी में लगी हैं। सितंबर 1500 एडी में लगी हैं। किसने लगाई हैं? पेड्रो एल्वारस कैब्रल ने, पेड्रो ने लगाई थी 1500 एडी में। ठीक है। और ये जो पेड्रो हैं, ठीक है, इसने भी जो है यहाँ कोचीन, कोझिकोड, किन्नौर, जो ये यहाँ की छोटी छोटी जो उसमें प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर्स थे उनके साथ अच्छे संबंध बनाए और एक जो है ट्रेड करता रहा यहाँ से। ठीक है। परंतु 1501 में पेड्रो जो है यहाँ पे एक युद्ध कर लेता है। ठीक है, जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ कैलिकट। बैटल ऑफ कैलिकट। ठीक है। 1501 में जो है एक युद्ध होता है जिसको बैटल ऑफ कैलिकट कहते हैं। ये जो बैटल ऑफ कैलिकट है ये किस किस के बीच में हुआ था? ये पुर्तगीज का वो समुद्री व्यापारी पेड्रो एल्वारेस कैब्रल और जो है यहाँ पर किसके बीच में हुआ है? ये एक्चुअली जो ये भारत का ये गुजरात और ये वाला रीजन है, यहाँ से जो ट्रेड करते थे ना, जो व्यापार करते थे लैंड के माध्यम से, वो जो है बहुत सारे अरब के व्यापारी थे या अरेबियन कंट्री के व्यापारी थे। ठीक है। परंतु जब ये पेड्रो जो है यहाँ पे पहुंचा है और लंबे समय तक यहाँ रुका है, साल भर, तो इसने यहाँ स्थानीय शासकों से क्या रिक्वेस्ट की कि आप जो ट्रेड है ना इन अरब के व्यापारियों के साथ मत करो, आप जो है ट्रेड हमारे साथ करो। ठीक है। परंतु जब यहाँ पे अरब के व्यापारियों के साथ इसका विवाद बढ़ा तो अरब के उन ट्रेडर्स के साथ इसका युद्ध हुआ, जिस युद्ध में 1501 में बैटल ऑफ कैलिकट में पेड्रो एल्वारेस कैब्रल जो है इसकी हार हुई। इसको अपने शिप सहित जो है भारत से वापस जाना पड़ा। कहाँ? अपने देश पुर्तगाल। ठीक है। तो ये पेड्रो एल्वारेस कैब्रल की कहानी में आपको मैंने 2-3 पॉइंट कराए कि जब ये पहले आया था, पहले कहाँ चले गया? गलती से दूसरी तरफ चले गया था और इसने ब्राज़ील की खोज की थी। फिर जो है ये कहाँ पहुंचा है? इंडिया पहुंचा है। इंडिया में जो है इसने यहाँ वेस्टर्न कोस्ट के जो कोचीन और यहाँ के जो स्थानीय शासक हैं इसके साथ अच्छे संबंध बनाए। परंतु इसने फर्स्ट फैक्ट्री भी एस्टेब्लिश कर ली थी, वेरी इंपॉर्टेंट, सितंबर 1500 में। परंतु बाद में एक बैटल हुई इसकी, बैटल ऑफ कैलिकट। ठीक है। पेड्रो की बैटल हुई किसके साथ? अरब के जो व्यापारी थे, जो मुस्लिम व्यापारी थे अरब देश के, उनके साथ इसका युद्ध हुआ। युद्ध में इसकी हार हुई, इसको वापिस जाना पड़ा। ठीक है। यहां से आगे मैंने आपको कराया था कि 1502 में ये जो बांसबुड़ी गामा है ये एक बार फिर आया था भारत। ठीक है। ये फिर भारत आया है 1502 में, और 1502 में जब ये आया है तो यहाँ इसके बारे में कोई खास पॉइंट नहीं थे, सिर्फ यही था कि इसने ट्रेड को और मजबूत किया। ठीक है। जो पुर्तगालियों का जो ट्रेड है उसको और अधिक बढ़ाया। तो जो मेन पॉइंट है वो है आपका 1505 का। 1505 जो है भारत में अब पुर्तगीज केवल कोचीन तक सीमित नहीं है बल्कि अंदर तक, बंगाल तक। ठीक है। और अंदर अंदर तक जो है इंटीरियर्स में जो पुर्तगीज हैं उनका जो है यहाँ पे अब कॉलोनीज एस्टेब्लिश हो गई हैं। 1505 में पुर्तगीज ने अपना पहला गवर्नर नियुक्त किया था। फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर इन इंडिया, उसका नाम था फ्रांसिस्को एल्मीदिया। फ्रांसिस्को एल्मीदिया। ठीक है। ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है कि फ्रांसिस्को एल्मीदिया फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर इन इंडिया था जो 1505 में बना था। ठीक है। 1505 में जब फ्रांसिस्को एल्मीदिया यहाँ पे जो है गवर्नर बना है, इसकी जो है जो प्रोमिनेंट चीज़ें हैं वो 2-3 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो क्या है कि इसने जो है कुछ किले बनाए थे, फोर्ट्स बनाए थे। फोर्ट्स कहाँ बनाए थे? कोचीन में, किन्नौर में, अंजादीवा में और किलवा में। ये जो है कुछ प्रोमिनेंट फोर्ट्स थे जो पुर्तगीज के द्वारा इस वाले रीजन में जो है बनाए गए थे। ठीक है, इंडिया में। और फ्रांसिस्को एल्मीदिया की जो एक पॉलिसी थी उसको बोला गया है ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी आपको आता है कि किस यूरोपियन शासक जो है व्यापारी की या किस यूरोपियन कंट्रीज की जो है ब्लू वाटर पॉलिसी रही थी। ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी? फ्रांसिस्को एल्मीदिया की। ब्लू वाटर पॉलिसी से क्या समझते हैं कि हमें जो है पुर्तगीज को ज़्यादा स्ट्रेंथन कहाँ करना है, ज़्यादा मजबूत कहाँ करना है? इधर सी रूट में,
कि सी रूट पे यदि हमारा स्ट्रांग हो, यदि हमारा जो नेवी है वो स्ट्रांग हो, सी रूट पे अगर हमारा एक तरफा कब्जा हो, तो जाहिर सी बात है तो हमारा जो ट्रेड है उस पर मोनोपोली रहेगी। ठीक है, अंदर इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा किले बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि हमें अपना मजबूत कहाँ करना है, इन दी वाटर। ठीक है, तो इसकी जो है बिलीव वाटर पॉलिसी थी फ्रांसिस्को एल्मीदिया की। फ्रांसिस्को एल्मीदिया के बाद 1509 में अगले जो हैं जो पुर्तगीज गवर्नर हुए थे भारत के, उनका नाम था अल्फोंसो। ठीक है, नाम मुश्किल है, पिछले लेक्चर में काफ़ी डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, अगला जो गवर्नर बना है 1509 में, उसका नाम है अल्फोंसो। ठीक है, ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। मैफ अल्फोंसो, अल्फोंसो पूरा नाम है डी अल्वा अल्बुकर्की। ठीक है, अल्फोंसो डी अल्बुकर्की। ठीक है, अगर आप हिंदी में लिखते हैं, किसी नाम में आपको अगर दिक्कत आती है तो स्पेलिंग लिखो, गूगल में डालो, उसका हिंदी जो है अपने नोट्स में लिख लो। ठीक है, तो थोड़ी मेहनत कर लो आप लोग भी। अल्फोंसो डी अल्बुकर्की जो हैं सेकंड पुर्तगीज गवर्नर हैं भारत में, जो 1509 में पुर्तगीज का गवर्नर बना। इसके समय में 1510 में पुर्तगीज ने कब्जा किया था किस पे, गोवा पर। किस पे कब्जा किया है, गोवा पर। और गोवा पर जो है उस समय रूल था बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह का। यूसुफ आदिल शाह का, ये पास्ट में आया है, ध्यान देना है। यूसुफ आदिल शाह ये बीजापुर के शासक हैं, जिसका रूल था कहाँ पर, गोवा पर, 1510 के समय में, जब पुर्तगीज ने इसको कब्जाया था, गोवा को जो है अपने अधीन लिया था। देन अल्फोंसो को इसलिए भी याद किया जाता है, जो आपके पेपर में आ चुका है, कि भारत में जहाँ जहाँ इन्होंने अपनी कॉलोनीज को एस्टेब्लिश किया था, ठीक है, वहाँ इन्होंने सती प्रथा की उन्मूलन के लिए जो है कार्य किया और जो है कानून बनाए सती के उन्मूलन के लिए, सती प्रथा की समाप्ति के लिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है कि किन यूरोपियंस ने, ठीक है, जिन्होंने भारत पर जो है व्यापार से व्यापार किया और भारत पे रूल भी किया, ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले सती प्रथा के उन्मूलन के लिए कानून बनाया था, वो थे पुर्तगीज। पुर्तगीज में भी पर्टिकुलर वो गवर्नर कौन है, अल्फोंसो डी अल्बुकर्की। ठीक है, अब यहाँ के बाद 5-7 हमारे जो हैं कुछ अन्य पॉइंट्स हैं जो आपको पुर्तगीज में याद रखने हैं। उसमें सबसे पहला है 1529 का। 1529 में भारत के अगले जो गवर्नर बने हैं उनका नाम था नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा, ये कब बने थे पुर्तगीज गवर्नर भारत के, 1529 में। और 1530 में क्या हुआ है, 1530 में क्या हुआ है, जो कैपिटल हैं, जो पुर्तगीज की कैपिटल भारत में थी कोचीन में, उसको ट्रांसफर किया गया है, उसको स्थानांतरित किया गया कहाँ के लिए, गोवा के लिए। ठीक है, और 1535 में पुर्तगीज ने कब्जाया था किसको, दीव को। और 1559 में पुर्तगीज ने कब्जाया था दमन को। ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। और यहाँ बीच में एक 1556 का पॉइंट भी आपके लिए मैंने लिया है, जो आ चुका है पेपर में। वो है कि भारत में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगीज ने एस्टेब्लिश की थी इंडिया में, गोवा में, इन 1556। ठीक है, 9 एक पॉइंट आपका यहाँ पे है 1661 का, 1661 का। 1661 में क्या हुआ था कि जो बॉम्बे वाला रीजन था, ठीक है, जो बॉम्बे वाला रीजन था, जो पुर्तगीज के कब्जे में आ चुका था 1661 से पहले, वो पुर्तगीज के शासक ने अपनी बहन, इसकी बहन की, जो पुर्तगीज के शासक की बहन हुई थी ब्रिटेन के चार्ल्स सेकंड के साथ, ठीक है, और ब्रिटेन को जो है चार्ल्स सेकंड को दहेज के रूप में, डॉरी के रूप में पुर्तगीज ने 1661 में बॉम्बे को जो है दहेज के रूप में किसको दे दिया था, ब्रिटिशर्स को, चार्ल्स सेकंड को। ठीक है, और यहाँ कुछ की फैक्ट्स कुछ और थे। वो भारत में जो खास तौर पे जो कुछ जो कल्टीवेशन है, जिसमें आपका चिली है,
पोटैटो हैं, और पोटैटो के साथ जो है भारत में तंबाकू, मेज़ मक्का, पपाया, पाइनएप्पल, इनकी जो खेती है, इनकी जो कल्टीवेशन है वो भारत में लेकर के कौन आया था? पुर्तगीज। ठीक है, क्वेश्चन आता है तंबाकू भारत में लेकर के, तंबाकू कल्टीवेशन लेकर भारत कौन आया था? कौन आए थे, कौन लेके आए थे इसकी खेती? ब्रिटिशर्स। तंबाकू, पोटैटो, चिली, मेज़, पपाया, पाइनएप्पल आदि ये कुछ प्रोमिनेंट फसलें हैं जो पुर्तगीज भारत में लेके आए थे और भारत में इनको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और लास्ट में मैंने आपको एक ट्रीटी कराई थी, उसका नाम था ट्रीटी ऑफ टॉर्डोसिलास। ट्रीटी ऑफ टॉर्डोसिलास। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था कल, पुर्तगीज में ट्रीटी ऑफ टॉर्डोसिलास। ये 1494 में हुई थी। टॉर्डोसिलास की संधि, टॉर्डोसिलास की संधि कब हुई थी? 1494 में हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? स्पेन और पुर्तगीज के बीच में हुई थी। स्पेन और पुर्तगाल के बीच में संधि हुई थी 1494 में। ठीक है, इस संधि में क्या हुआ था उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर कि पुर्तगीज और पुर्तगाल और स्पेन के बीच में जो संधि हुई थी टॉर्डोसिलास की, ये कब हुई थी? 1494 में। इस तरह से लगभग जितने भी प्रोमिनेंट टॉपिक्स थे हमारे इस टॉपिक के अंदर, ठीक है, फर्स्ट जो यूरोपियंस जो भारत आए थे, काफ़ी लंबे समय तक भारत में इनका जो है रूल रहा, भारत के कई जगहों पर, कई क्षेत्रों में। ठीक है, और लास्ट पॉइंट रह गया था एक कि फर्स्ट यूरोपियंस जो भारत आए थे वो कौन थे? पुर्तगीज। और भारत से जाने वाले यूरोपियंस में भी सबसे लास्ट में जो जाने वाले थे वो कौन थे? पुर्तगीज। क्योंकि गोवा, दमन और दीव ये जो हैं पुर्तगीज ने कब भारत को दिए थे, या भारत ने कब इनको एक्वायर किया था? इन 1961, आज़ादी के बाद 1961 में। ठीक है, हालांकि जो पुडुचेरी हैं जो फ्रेंच की एक कॉलोनी थी, ठीक है, वो भी बाद में आई थी 1954। ठीक है, ये लास्ट के टॉपिक्स में मैंने आपको इनके बारे में पढ़ाया है। ठीक है, आज का जो अगला टॉपिक है वो है डच। देखो, जो सेकंड यूरोपियंस हैं, यूरोपियंस में जो सेकंड हैं जो भारत आए थे वो थे डच। ठीक है, डच जो हैं किसको बोलते हैं? नीदरलैंड को। नीदरलैंड को क्या बोला जाता है? डच। ठीक है, तो सेकंड यूरोपियंस पुर्तगीज के बाद जो भारत आए थे, ठीक है, वो कौन थे? डच, नीदरलैंड वाले। इसमें जो हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, केवल 10-12 जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उस पे ही हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक डच मैन है, एक व्यापारी है जिसका नाम है कॉर्नोलिस डी हस्तमान। ठीक है, ये जो है एक डच मैन है जो सबसे पहले जो है कहाँ आए थे? इंडोनेशिया आए थे। ठीक है, इंडोनेशिया की जो सिटीज़ हैं 1596 में सुमात्रा एंड बेंतम, सुमात्रा एंड बेंतम इन इंडोनेशिया, ये कब आए थे? सबसे पहले कब आया था ये? 1596 में। फर्स्ट डचमैन, ये एक व्यापारी हैं जो यूरोप से, डच से, नीदरलैंड से आए हैं, सी रूट के द्वारा कहाँ पहुँच गए हैं? भारत से भी उस पार। यदि आपको इंडिया के मैप के बाद यदि आपको इस तरह से याद हो, ठीक है, ये आपका अंडमान निकोबार आइलैंड है, इधर जो है आपको क्या मिलता है? इधर सुमात्रा मलाक्का स्टेट है, इधर आपको क्या मिलता है? इंडोनेशिया। ठीक है, इस वाले रीजन में। तो जब ये यूरोप से आया है, इंडियन ओशन होते हुए कहाँ पहुँचा है? ये डचमैन कहाँ पहुँचा है? सुमात्रा एंड बेंतम इन इंडोनेशिया इन 1596। सेकेंड पॉइंट मैंने आपके लिए क्या पढ़ाया है कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये बनी थी 1602 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? 1602 में बनी थी। और
डच ईस्ट इंडिया कंपनी को जब डच की संसद में इसको जो है पारित करके इसको एक कंपनी को बनाया गया, इसको क्या बनाया गया था, एज ए ट्रेडिंग कंपनी। इसको ट्रेडिंग कंपनी के रूप में बनाया गया था 1602 में, और इसको ट्रेड करने की क्या अनुमति दी गई थी, विशेष अधिकार दिया गया था इंडिया में और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में इसको ट्रेडिंग करने की जो है विशेष अधिकार दिया गया था, चार्टर दिया गया था डच की सरकार के द्वारा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी, 1602 में। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आपको याद हो गया कि जो दूसरी जो कंट्री है वहाँ की बाकायदा एक जो है एक कंपनी है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जिसको व्यापार करने का एक अधिकार दिया गया है, एक विशेष अधिकार दिया गया है इंडिया और इधर की जो साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज हैं, भारत के उस तरफ को जो साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज हैं, ठीक है। और डेनिश डच वालों ने जो है अपना जो पहला ट्रेडिंग पोस्ट है, फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट, फर्स्ट परमानेंट ट्रेडिंग पोस्ट, ठीक है, उसको भारत में नहीं बनाया था बल्कि कहाँ बनाया था, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में डच ने जिस तरह से, अगर हमने पहले देखा कि वास्को डी गामा जो है कहाँ आया है, कैलिकट आया है, भारत आया है, परंतु डच ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई है तो सबसे पहले कहाँ गई है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में इन्होंने अपनी जो है फर्स्ट परमानेंट ट्रेडिंग पोस्ट बनाई है, ठीक है। भारत में तो ये कब आए थे, बाद में आए थे। कब, यहाँ एक जगह है आंध्र प्रदेश में, उस जगह का नाम है मसूलीपट्टनम, ठीक है, जहाँ मैंने एक बिंदु लगाया है यहाँ पे, इस जगह का नाम क्या है, मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम, ठीक है। और मसूलीपट्टनम में डच ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई थी, 1605 को। मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई है 1605 को। तो ये फैक्ट्रीज के क्वेश्चन आपको आते हैं, जैसे कि यूरोपियंस में जो पुर्तगीज हैं उनकी भारत में पहली फैक्ट्री कब और कहाँ लगी थी, वो मैंने आपको कराया था, वो सूरत में लगी, सॉरी कैलिकट में लगी थी, कब, 1500 में, ठीक है, ये आपको मैंने पहले ही कराया है, ठीक है। और जो ये डच वाले हैं इनकी भारत में पहली फैक्ट्री कब लगी थी, 1605 में, 105 वर्ष के बाद लगी है, कहाँ पर, वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में। इसके बाद इनकी जो अगली प्रोमिनेंट फैक्ट्री है वो लगी थी पुलिकत में, पुलिकत में, ये भी यहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में ही है, गोदावरी कृष्णा नदी का जहाँ इधर रीजन है, ये लगी थी 1610 में, ठीक है। और यहाँ कुछ की फैक्ट्स और हैं, 1639 में, इन 1639, ये जो पुर्तगीज से इन्होंने कब्जाया था गोवा को, ठीक है, 1639 में, 1639 में पुर्तगीज से इन्होंने कैप्चर किया था डच वालों ने गोवा को, और 1641 को मलाक्का स्ट्रेट, मलाक्का स्ट्रेट, ये एक स्ट्रेट है जो इंडोनेशिया को भारत से जोड़ता है। यदि आप थोड़ा मैप में देखेंगे, मलाक्का स्ट्रेट को इन्होंने कब्जाया था 1641 में। और 1658 में डच ने जो है कब्जा किया था श्रीलंका पर। श्रीलंका पर कब इन्होंने जो है कैप्चर किया है, 1658 में। और 1663 में, इन 1663, डच वालों ने पुर्तगीज को खदेड़ा था कोचीन से, और कोचीन में इन्होंने एक किला बनाया था, फोर्ट विलियम, कोचीन से, और वहां पे क्या बनाया है, एक फोर्ट बनाया था फोर्ट विलियम के नाम से, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि 1663 में पुर्तगीज को किसने जो है कोचीन से खदेड़ा था, कोचीन से इनको खदेड़ा था डच ने, डच ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने। और कोचीन में फोर्ट विलियम कब और किसने बनाया, 1663 में बनाया है। किसके द्वारा ये किला बनाया गया है, बाय डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इस तरह से एक और पॉइंट रह गया है 1690 वाला, कि 1690 में पहले जो है डच वालों का जो भारत में जो प्रोमिनेंट जो इनका ट्रेडिंग पोस्ट थी वो थी मसूलीपट्टनम में 1690। और उसके बाद जो इनकी मेन पोस्ट कहाँ हुई, नागपट्टनम में। ये तमिलनाडु में एक कोस्टल रीजन में एक जगह है, एक सिटी है नागापट्टनम,
ठीक है, नागापट्टनम। परंतु यहाँ हम देखेंगे कि धीरे धीरे जो है भारत से पुर्तगालियों को खदेड़ने में जो है किसने भूमिका निभाई, डच वालों ने। परंतु डच वाले लंबे समय तक जो है यहाँ अपना रूल, अपने ट्रेड पर जो है मोनोपोली स्टैब्लिश करने में असमर्थ हुए, क्योंकि बाद में जो है यूरोप की कुछ अन्य फोर्सेस भी भारत आई, जिसमें खासतौर पे इंग्लिश हैं, उनके बाद डेन्स हैं जो डेनमार्क वाले हैं, फिर बीच में जो है फ्रेंच भी आए। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि एक बैटल हुआ था इंग्लिश और डच के बीच में 1759 को एक बैटल हुआ है, बैटल ऑफ बेदार की लड़ाई। ठीक है, बेदार की लड़ाई, ये बेदार की लड़ाई कब हुई थी? 1759 को। किनके बीच में हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट बैटल है ये। किनके बीच में हुई थी? बिटवीन इंग्लिश एंड डच। ठीक है, इस बैटल में इंग्लिश ने जो है पूरी तरह से क्रश किया है डच को, और लगभग भारत से जो है इनको जो है खदेड़ दिया। और बाय 1795 डच जो है पूरी तरह से भारत से जो है चले गए। भारत से इनको जाना पड़ा, भारत छोड़ के जो है जाना पड़ा। जहाँ जहाँ भी इनकी ट्रेडिंग पोस्ट थी, जहाँ जहाँ इनकी फैक्ट्रीज थी, यहाँ पर जो है जो इंग्लिश हैं उनका यहाँ पे आधिपत्य जो है धीरे धीरे हो रहा था। और 1795 में तो डच जो है पूरी तरह से भारत से चले गए। अब जो है इंडोनेशिया, जहाँ इनकी फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट भी थी, ठीक है, अब जो है काफ़ी लंबे समय तक भारत से बाहर इंडोनेशिया से जो है ये ट्रेड करते रहे यूरोप में। इंडोनेशिया से जो है ब्रिटिशर्स ने इनको नहीं खदेड़ा, बल्कि भारत से बेदार के युद्ध में जब इनकी हार हुई तो भारत से जितनी भी इनकी ट्रेडिंग पोस्ट थी, जितनी भी फैक्ट्रीज थी, ठीक है, धीरे धीरे इंग्लिश ने उन पर कब्जा किया और पूरी तरह से 1795 को भारत से जो है इनको जाने के लिए विवश किया। बट इनकी जो ट्रेडिंग पोस्ट हैं वो कहाँ पे बनी रही लंबे समय तक? इंडोनेशिया में। ठीक है, इस तरह से ये जो डच वाला जो टॉपिक है, नीदरलैंड वाला जो टॉपिक है, इसमें जो 7, 8, 10 पॉइंट्स थे वो मैंने आपके लिए पढ़ाए हैं। ठीक है, सबसे जरूरी क्या याद रखना है? ये नाम। पहला जो डच मैन है वो था कार्नोलिस डी हस्तमान। ये जो है 1596 में वहाँ से डच नीदरलैंड से कहाँ आ गया था? इंडोनेशिया। ठीक है, ये एक व्यापारी था। परंतु ऑफिशियली जो है जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कब बनी है? 1602 में। और इसको जो है डच की संसद के द्वारा ट्रेडिंग राइट्स दिए गए, विशेष अधिकार दिए गए टू ट्रेड इन इंडिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ठीक है, और इस तरह से जब ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी है, सबसे पहले इसने अपनी परमानेंट फैक्ट्री को कहाँ एस्टेब्लिश किया था? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के बाद जब ये भारत आए हैं तो अपना पहली फैक्ट्री भारत में एस्टेब्लिश की थी मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में 1605 में। 1610 में यहीं पे एक जगह है पुलिकित, और 1639 में पुर्तगालियों को खदेड़ा है गोवा से, और 1641 में यहाँ पे इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में यहाँ एक मलाक्का स्ट्रेट है, उस पर इन्होंने कब्जा किया। इंडिया के नीचे यहाँ पे श्रीलंका है, श्रीलंका को कैप्चर किया था 1658 में। और जो कोचीन है यहाँ पर, ठीक है, कोचीन यहाँ पे केरला में आज के समय में कोचीन पर जो है पुर्तगालियों का कब्जा था, उसको 1663 में वहाँ से छुड़वाया है और यहाँ पे कोचीन में फोर्ट विलियम बनाया। फाइनली अब जो है क्योंकि ब्रिटिशर्स भी इनके कंटेम्प्रेरी हैं, ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, अब इनका यूरोपियंस का जो है आपस में ही भारत में सुपरमेसी के लिए, भारत में ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करने के लिए आपस में लड़ाइयाँ होती रही। ठीक है, और यहाँ एक फेमस बैटल है, बैटल ऑफ बेदार। ये हुई थी 1759 को बिटवीन इंग्लिश एंड डच, जिसमें डच की पूरी तरह से हार हुई। डच को भारत से छोड़ करके जाना पड़ा और पूरी तरह से जितनी भी इनकी सेटलमेंट्स थी भारत में, उनको छोड़ करके ये चले गए थे 1795 को। अब जो है इनका जो ट्रेडिंग पोस्ट है वो इंडिया में नहीं था, बल्कि इंडोनेशिया से डच ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड जो है चलता रहा। ठीक है, तो एक टॉपिक था डच का जो मैंने आपको पढ़ाया। अगला जो टॉपिक है इसी लेक्चर में वो है डेन्स। डेन्स मतलब डेनमार्क। यद्यपि सीरीज में तो जो यूरोपियन है, जो तीसरे यूरोपियन है जो भारत आए थे, वो तो है इंग्लिश। ठीक है, क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, वो मैं आपको अगली क्लास में, जो अगला लेक्चर होगा उसमें पढ़ाऊंगा। अगले लेक्चर में आपको मैं
इंग्लिश के साथ फ्रेंच, और इंग्लिश और फ्रेंच का यहाँ जो कार्नेटिक जो वॉर्स हुई थी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, वो मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा। इस लेक्चर में, इस क्लास में आज हमने जो है पुर्तगीज का पूरा टॉपिक फिर से रिवाइज किया, उसके बाद डच यानी कि नीदरलैंड के बारे में पढ़ा। अगला जो टॉपिक है छोटा सा, जिसमें केवल 4-5 पॉइंट्स ही हैं, वो है डेन्स। डेन्स किसको बोला गया है? नीदरलैंड वालों को, ठीक है। जो फोर्थ यूरोपियन हैं जो भारत आए थे, ठीक है, और भारत में ट्रेड करने जो आए थे, वो थे डेन्स, ठीक है। उसमें हम देखेंगे कि जो डेन्स, ठीक है, डेन्स ध्यान रखना है, डेन्स जो है पुराना नाम है किसका? डेनमार्क। डेनमार्क के क्या है? एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। सबसे पहले आए हैं पुर्तगीज, पुर्तगीज के बाद आए थे डच यानी कि नीदरलैंड वाले, उसके बाद आए हैं इंग्लिश, इंग्लिश के बाद आए हैं डेन्स, डेन्स मतलब डेनमार्क, और 5वें यूरोपियन जो भारत आए थे वो आए थे फ्रेंच। ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो यूरोपियंस हैं उनको एक सीक्वेंस में लगाओ कि सबसे पहले कौन आया, बाद में कौन आया, बाद में कौन आया, ठीक है। ये टॉपिक पुर्तगीज पढ़ा लिया, डच पढ़ा लिया, इंग्लिश में अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। डेन्स का टॉपिक अभी करा रहा हूं, इंग्लिश के साथ पुर्तगीज भी हम अगले ही लेक्चर में पढ़ेंगे। देखो जो डेन्स हैं, डेनमार्क वाले हैं, एक जो है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1616 में, ठीक है। और ये डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है क्या है? एक ट्रेडिंग कंपनी थी, और ये कब बनाई गई थी? डेनमार्क के द्वारा 1616 में। और 1620 में इस डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है भारत में अपनी एक जो है फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी। कहाँ पे? ट्रेनकोवार इन तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु के ट्रेनकोवार में, TRANQUEBAR, ट्रेनकोवार कहाँ है? वर्तमान में तमिलनाडु में। ये डेनमार्क के द्वारा यानी कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में पहली फैक्ट्री जो एस्टेब्लिश हुई है वो है ट्रेनकोवार इन तमिलनाडु। और जो सेकंड फैक्ट्री है वो आपकी जो है इधर वेस्ट बंगाल में है। जो एक प्रोमिनेंट फैक्ट्री है वो है सीरमपुर, सीरमपुर इन बंगाल, ठीक है, सीरमपुर इन बंगाल। ये फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी 1676 में। ये जो डेट्स जिन जिनकी मैं करा रहा हूं ना, वो आपको याद रखनी है कि कौन सी फैक्ट्री कब एस्टेब्लिश हुई है। सीरमपुर में एस्टेब्लिश हुई थी 1676 में, किसके द्वारा? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। परंतु यहां हम देखेंगे कि जो डेनिश हैं, जो ये डेनमार्क वाले हैं, जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका जो मेन मकसद था, ठीक है, इसका जो मेन मकसद था ना, वो ट्रेड नहीं था, ट्रेड नहीं था, बल्कि इनका मेन मकसद क्या था? मिशनरी एक्टिविटी, ठीक है, मिशनरी एक्टिविटी यानी कि क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देना, मिशनरी एक्टिविटीज को बढ़ावा देना। इसलिए जो है कोई बहुत ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं हमारे को देखने को नहीं मिलते हैं जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हो। पहला पॉइंट तो यही है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? 1616 को, और इनकी पहली फैक्ट्री जो है 1620 में लगी थी ट्रेनकोवार इन तमिलनाडु, और एक प्रोमिनेंट फैक्ट्री थी इनकी सीरमपुर वेस्ट बंगाल में जो 1676 में लगी थी, ठीक है। मकसद क्या है? ट्रेड नहीं है, तो मेन जो मोटिव वो क्या है? मिशनरी एक्टिविटीज़ है। इनकी जो लास्ट सेटलमेंट थी, ठीक है, वो थी निकोबार। वो इन्होंने निकोबार, अंडमान और निकोबार है ना इधर, जो निकोबार हैं, निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, वो इन्होंने जो है बेच दिए थे किसको? ब्रिटिशर्स को। कब बेचे थे? अक्टूबर 1868 को। और भारत में जो इनकी ये लास्ट सेटलमेंट थी निकोबार, ये इन्होंने अक्टूबर 1868 को ब्रिटिशर्स को जो है बेच दिए थे, सेल आउट कर दिए थे, और भारत से पूरी तरह से जो है वापस चले गए थे, ठीक है। इस तरह से जो डेन्स या जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, केवल हमने इसमें 4 पॉइंट्स ही जिक्र किए हैं, ठीक है। और इस तरह से आज के इस लेक्चर में हमने जो आपका एडवेंट ऑफ यूरोपियन से हमने जो टॉपिक शुरू किया है, उसमें पुर्तगीज, डच और डेन्स का टॉपिक कंप्लीट किया है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हमें लगातार जो हैं लाइव के माध्यम से या हमारे लेक्चर्स थ्रेशोल्ड एकेडमी के यूट्यूब में जाकर जो प्ले स्टोर्स में जितने भी लेक्चर्स हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में आज हमारा ये 27वां लेक्चर था।
अभी 3-4 लेक्चर्स और बचे हैं। काफ़ी डिटेल में पिछले लेक्चर्स में हमने मॉडर्न हिस्ट्री को कवर किया है, ठीक है। और यदि आपको हमारे इन नोट्स को देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप थ्रेशोल्ड एकेडमी की ऐप को डाउनलोड करो प्ले स्टोर में जा करके, और वहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री के आपको जो हैं, जो लेक्चर्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, वो आपको फ्री मिलेंगे। कुछ अन्य लेक्चर्स भी हैं जो कि काफ़ी कम कॉस्ट पर हैं। यदि आप उनको अवेल करना चाहते हैं तो आप जो हैं ऐप में जा कर के उनको वहाँ से खरीद सकते हैं और अपनी तैयारियों को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम जो हैं अभी एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में 2 टॉपिक्स बच गए हैं, इंग्लिश और फ्रेंच। उस टॉपिक को हम अगली क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है हमारे इस प्रयास को जो है बताएं, ताकि लोगों को जो है बेनिफिट हो। बेहतर लेक्चर्स, बेहतर जो कंटेंट जो हम फ्री लेक्चर सीरीज़ में दे रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।